जिस इंसान को अपने आप पर विश्वास होता है वो फिर कोई भी काम हो उसे बहुत अच्छे ढंग से है जो निपटा देता है, कर लेता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं। आज कक्षा 11 की हमने पुस्तक प्रारंभ कर रखी है। आरोह है भाग 1, पाठ है 14, वे आंखें। इस अध्याय को आज हम जो देखेंगे साथियों। तो इस अध्याय को प्रारंभ करूं उससे पहले तो मैं आपको एक सूचना दे दूं। सूचना क्या दूं, बता दूं एक बात कि पिछली जो वीडियो थी, पिछला जो पाठ था अपना 13वां, राम नरेश त्रिपाठी साहब का, तो वैसे तो उनका किताब के अंदर तो जन्म दिया गया है 1881। कितना दिया गया है? 1881। तो अपनी पुस्तक के अंदर तो जो जन्म दिया गया 1881 ईस्वी दिया गया है, तो हमें इसी चीज को ध्यान में रखनी है पहली बात तो। वैसे कई जगह इनका जो जन्म है 1889 देखने को मिलता है। बाकी जगह कितना मिलता है? बाकी जगह हमें मिलता है 1889 इनका जन्म जो देखने को मिलता है। तो हमारी पुस्तक के अंदर ये दे रखा है, इसलिए हमें इसी को ध्यान में रखना है। अगर विकल्प में 1881 और 89 दोनों आ जाए तो हमारी जो एनसीईआरटी की इस पुस्तक के अंदर जो दिया हुआ है, जो मैंने बताया था, इसी को आपको करके आना है। ठीक है। और ये नहीं आया 1881 दिया हुआ और पूछ लिया राम नरेश त्रिपाठी साहब का जन्म, तो 1889 फिर आपको करके आना है। लेकिन ये दोनों आएंगे नहीं विकल्प में, क्योंकि पुस्तक में जो दिया गया है या तो वो आएगा और ये नहीं आएगा तो फिर ये आएगा, क्योंकि ज़्यादातर जगह 1889 इनका जन्म माना गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, अपना टेलीग्राम चैनल है, जिसने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और सर्च करते हो आप तो कवि आदि गणेश हिंदी आपको देवनागरी में लिखना। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से सर्च करोगे तो जिस पर 3600 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो अपलोड करता रहता हूँ, डालता रहता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें आप एक, और शेयर किया करें सभी मित्रों के साथ में, ताकि ये इतनी निःशुल्क रूप से जो तैयारी करवाई जा रही है इसका सभी तक लाभ है जो पहुँचे, फ़ायदा पहुँचे। और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उन साथियों को मैं बता दूं जो नए जुड़े हैं, कक्षा 9 की किताब कंप्लीट हो गई, कक्षा 10 की हो गई और कक्षा 11 की अंतराल भाग 1, वितान भाग 1, ये किताबें अभी तक कंप्लीट हो गई हमारी। इसके साथ में ही काव्य शास्त्र चल रहा है। काव्य शास्त्र का परिचय, अलंकार कंप्लीट हो गए। छंदों में केवल एक छंद बचा है जो आज संभवतः आज हो जाएगा, सवैया छंद। तो छंद भी अपने कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त हमने हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जो कक्षा 11-12 के लिए कॉमन रूप से चला करती है और हिंदी साहित्य का इतिहास मजबूत करने के लिए बहुत ही कमाल की किताब है, वो उसके 42 वीडियोज कंप्लीट किताब वो पढ़ा दी गई है। ये तीनों चीज़ें हैं जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ऊपर की 3 प्लेलिस्ट है जो इन्हीं की है। और एक और बात बता दूं, अपने 3 PM के ऊपर तो होती है ये पाठों वाली क्लास, और शाम को 8 PM पर होती है काव्य शास्त्र वाली क्लास। कभी कभार किसी कारणवश नहीं हो पाती, बाकी हमारा यही टाइम है 3 बजे और 8 बजे 2 क्लासों का। ठीक है, प्रारंभ करते हैं वे आंखें, जो आज का अध्याय है उसको। सुमित्रा नंदन पंत और इनके विषय में, परिचय के विषय में जानेंगे सबसे पहले, और विस्तार से परिचय, रचनाओं का रचनाकाल हमने पहले जहाँ पर पाठ आया था वहाँ पर कंप्लीट हमने देख लिया था। कविता के लिए क्या कहते हैं कि कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है और उसके शब्द सस्वर होने चाहिए, जो बोलते हो सेब की तरह, जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर है जो झलक पड़े। पल्लव की भूमिका के यहाँ से ये पंक्तियाँ हैं जो उठाई गई है, ली गई है, ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, परिचय की ओर बढ़ते हैं। पंत साहब का मूल नाम मिलता है गोसाई दत्त। क्या नाम मिलता है? गोसाई दत्त मिलता है। और जन्म की बात करें तो 1900 ईस्वी में कौसानी जिला अल्मोड़ा में होता है साहब, पंत साहब का। रचनाओं की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा पूर्व में जो वीडियो था कक्षा 9-10 के यहाँ पर, तो उसमें हमने इनके रचनाओं का रचनाकाल भी मैंने आपको अच्छे से लिखवाया था। प्रमुख रचनाओं में वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या,
चिदम्बरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी? वीणा, ग्रंथि, पल्लव महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। इनसे संबंधित सवाल जरूर जरूर पूछा जाता है, पाठ से भी रिलेटेड, और हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर भी पंत साहब का सवाल कुछ न कुछ आपको मिल जाएगा रचनाओं से जुड़ा हुआ। तो वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदम्बरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन। ठीक है। जिनमें अपने जो ये ग्रंथि है, वीणा है, वीणा, ग्रंथि और पल्लव और गुंजन, ये जो रचनाएं हैं ये छायावादी रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं को 4 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं, जिनमें छायावादी रचनाएं ये मिलती है। युगवाणी, ग्राम्या, युगवाणी, ग्राम्या, और एक और इनकी अपने युगांत। युगवाणी, ग्राम्य और युगांत, ये रचनाएं प्रगतिवादी है। युग युग नाम आ गया ना, तो प्रगतिवादी ध्यान में रखना। ठीक है। बाद में जो स्वर्ण किरण है, एक तो स्वर्ण किरण और एक इनकी और है स्वर्ण धूलि और युगांतर, युगपत, ये अरविंद दर्शन से प्रभावित है। ठीक है। और जो लोकायतन है, ये सब है जो अपने मानवतावादी दर्शन से है जो प्रभावित है, आध्यात्मिक कह सकते हैं। ठीक है। बात सम्मान की बात करें तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किस पर मिला ये उसमें मैंने बताया था आपको अच्छे से। इसके साथ में ही साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया है, पद्म भूषण से भी नवाजे गए, और देहांत हो जाता है 1977 में। ठीक है बात। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ, याद करवा दूँ, जो इनकी पल्लव रचना है, पल्लव रचना की जो भूमिका है, इसको छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। पल्लव जो रचना है, पल्लव, ये जो पल्लव की भूमिका कह सकते हैं, इसको क्या छायावाद का क्या कहा जाता है? घोषणा पत्र, या फिर हम कह सकते हैं क्या, मैनिफेस्टो। तो छायावाद का घोषणा पत्र किस पूछ लिया जाए तो पंत द्वारा रचित पल्लव रचना की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, या छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। ठीक है बात। ये विशेष तौर से आपको ध्यान में रखनी है बात। आगे देखते हैं इनके विषय में, इनका सवाल पक्का पूछा जाता है तो विशेष तौर से तैयार कीजिएगा इनको। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ कौन? सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति के चितेरे कवि हैं, यह सवाल इस पंक्ति से सीधा का सीधा सवाल पूछा गया एक बार। प्रकृति के चितेरे कवि कौन? सुमित्रानंदन पंत साहब। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने किया था। हिंदी कविता के अंदर प्रकृति को लेकर, प्रकृति सब्जेक्ट को लेकर रचना धर्मिता करने का काम पंत करते हैं साहब। और उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का क्या है? एक दस्तावेज है साहब। ठीक है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कौशानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई को क्या बीच में ही छोड़ दिया। उसके बाद स्वतंत्र लेखन है जो करने लगे, स्वतंत्र लेखन है जो करने लगे। ये प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है, कुछ न कुछ नया करने का, बदलते रहने का। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें जैसी कविताएं भी लिखी। तो अब ये सवाल पूछ लिया जाए, ताज और वे आंखें किस दौर की कविताएं? प्रगतिशील दौर की कविताएं। नोट कर लीजिएगा साहब, अंडरलाइन कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। प्रगतिशील दौर की कविताएं हैं ताज और वे आंखें, और वे आंखें जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखी। तो ये पंक्ति देकर पूछ लिया जाए, मानव तुम सबसे सुंदरतम, ये पंक्तियां किस दर्शन से प्रभावित है? तो अरविंद के मानववाद से प्रभावित है साहब। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। इन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। रूपाब नामक पत्रिका का संपादन भी किया है। पत्रिका पूछ ले रूपाब तो पंत साहब संपादन, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। तो ये पूछा जाए रूपाब पत्रिका में इनके संपादन के यहाँ किस
धारा पर विचार विमर्श होता था, प्रगतिवादी साहित्य पर विचार विमर्श जो होता था विस्तार से व्यापकता लिए हुई है। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्ति हुई है उन्हें स्वयं पंत चित्र भाषा यानी कि बिंबात्मक भाषा की संज्ञा जो देते हैं। ध्यान में रखना, ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया। अगर पूछ लिया जाए कि ब्रज भाषा और खड़ी बोली का जहाँ पर विवाद आता है तो पंत ने किसका पक्ष लिया, तो खड़ी बोली का पक्ष लिया। खड़ी बोली के पक्षधर रहे, ये इसके पक्ष में गए। और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया है। पल्लव की भूमिका में भी विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन करते हुए नजर आते हैं साहब। तो आज जो कविता है, प्रस्तुत कविता कौन सी? वे आंखें। पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है, ये सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। विकास के नाम पर जो विरोधाभास देखने को मिलता है उस पर प्रहार किया गया। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। इस कविता के अंदर किसान के जीवन की जो परिस्थितियाँ, किसान के जीवन की जो पीड़ा है, हृदय की उसकी पीड़ा है, पीर है, वो देखने को मिलेगी हमें। युग युग से वो शोषण का शिकार रहा है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी, स्वतंत्र भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप जो नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती। जैसे कि मैंने कहा, इसमें किसान की पीर का पीड़ा का है जो दृश्य है जो वो देखने को मिलेगा, आपको अभिव्यक्ति मिलेगी। और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका है जो प्रस्तुत करती है ये कविता। वे आंखें कविता। अब इसके साथ में कुछ 2-4 चीज़ें और बता दूं मैं पंत साहब के बारे में। पंत साहब को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। सूर्यकांत ये माफ़ कीजिएगा, पंत साहब जो है सुमित्रानंदन पंत, इनको क्या छायावाद का क्या कहा जाता है? विष्णु कहा जाता है। लिखना चाहें तो लिख लीजिए, वैसे मैंने उस वीडियो में शायद लिखवाई थी ये बातें। वे आंखें कविता को शुरू करें उससे पहले ये लिख लीजिए कुछ बातें कि पंत को क्या कहा जाता है? छायावाद का विष्णु कहा जाता है। अगर नहीं लिखी तो वहां पर ऐड कर लीजिएगा, अगर परिचय आपने नोट किया है तो, ठीक है। छायावाद का विष्णु कहा जाता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जो है अपने, नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी साहब ने इनको छायावाद का प्रवर्तक कहा है। वाजपेयी छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। किसको? पंत साहब को प्रवर्तक मानते हैं, ठीक है। मैं जल्दी में लिख रहा हूं, आप देख लीजिएगा। और रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको छायावाद का प्रतिनिधि कवि मानते हैं। अगर शुक्ल क्या कहते हैं? शुक्ल अनुसार पंत, राइटिंग में मत जाएगा, सुन लीजिएगा, मैं जल्दी में लिख रहा हूं। शुक्ल अनुसार पंत छायावाद के क्या हैं? छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। छायावाद की क्या है? प्रतिनिधि कवि हैं। शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन है भाई साहब? पंत है, ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। और छंद की पूछ लिया जाए तो रोला इनका सर्वप्रिय छंद रहा है। प्रकृति का सुकुमार कवि भी इनको कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि भी इनको कहा जाता है। तो ये चीजें हैं इनके विषय के अंदर। चित्र भाषा की संज्ञा देते हैं, ये चीजें हमने पाठ में देख ही ली। चलिए साहब, अब बढ़ते हैं हम वे आंखें की ओर। मैं एक बार इसका वाचन कर, चलो 8-8 पंक्तियों का वाचन करते हैं और 8-8 पंक्तियों की व्याख्या हम जो देखते चलते हैं। और किसान की पीड़ा का, दुख का वर्णन आपको इस अध्याय के अंदर मिलेगा, इस कविता के अंदर मिलेगा। वे आंखें, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन दुख का नीरव रोदन।
वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बहा खिसका। तो ये 8 पंक्तियां, इनके शब्दार्थ और भावार्थ अब हम देखते हैं। तो देखिए शब्दार्थ देखिए, शब्दार्थ में आप देखिए गुहा जो है, अंधकार की गुहा सरीखी, गुहा यानी होता है गुफा, गुहा यानी क्या होता है गुफा, सरीखी यानी समान, सरीखी यानी क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। उन आँखों से डरता है मन, समान है। और दारुण, दारुण कह सकते हैं भयानक, दारुण कह सकते हैं भयानक। नीरव रोदन जो है, नीरव यानी मौन, नीरव का अर्थ क्या होता है मौन होता है, ठीक है। आगे देखें हम इन पंक्तियों, तो मझधार, मझधार का अर्थ होता है समस्याओं के बीच में, मझधार यानी बीच में, और यहां पर आ जाएगा समस्याओं के बीच में, ठीक है, समस्याओं के बीच में। और कगार यानी किनारा, संसार कगार, कगार यानी किनारा। अब देखिए बात क्या है, किसान की जो भी स्थिति है उसके बारे में वर्णन है। और क्या है कि अंधकार की गुहा सरी की, उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। कवि यहाँ पर क्या कहता है कि उस किसान की अंधकार से भरी गुफा जैसी आंखों को देखकर मेरा मन है जो डरता है। अंधकार की गुहा सरी की, उन आंखों से डरता है मन। कवि क्या कहता है कि किसान की अंधकार से भरी, यहां पर अंधकार की गुहा सरी की उन आंखों से, तो ये सीधा सीधा यहां सवाल पूछ ले कि अंधकार से भरी हुई गुफा सरी की आंखें किसकी है, तो किसान की है पहली बात। तो अंधकार की गुहा सरी की उन आंखों से डरता है मन। कवि कहता है कि उस किसान की जो अंधकार से भरी, एक तरीके से पूरा अंधेरा है, निराशा सी है, उदासी सी है, उस अंधकार से भरी जो गुफा जैसी आंखें हैं ना, उन आंखों को देखकर मेरा मन क्या है डरने लगता है। और भरा दूर तक उनमें, उनमें यानी उन आंखों में भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। और उन आंखों की गहराई में, उन आंखों की गहराई में दूर तक है एक भयानक दीनता, उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, एक दीनता है, दुख का क्या मौन रुदन भरा हुआ है, दुख का मौन है जो रुदन है जो भरा हुआ है। तो ये पूछ ले दुख का मौन रुदन किन में भरा हुआ है, तो उन आंखों में, किसान की उन आंखों में। यानी कि सीधा अर्थ देखें इसका, भाव कंप्लीट सारांश रूप में समझें तो दुख और विवशता के कारण उससे दुखी होकर, व्यथित होकर उस किसान की उसकी आंखों में मानो दिन रात वो जो आंखें वो चुपचाप क्या रहती है, रोती रहती है, व्यतीत होकर दुख से, विवशता से। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे देखिए। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, और छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह किसका। कवि किसान की कहानी को प्रारंभ करता है, शुरू करता है और कहता है कि वह अपने खेतों का खुद मालिक एक आजाद किसान था। वह स्वाधीन किसान था, वह स्वाधीन किसान रहा, कि जो वो किसान है अपने खेतों का खुद मालिक रहा, आजाद रहा, स्वतंत्र था। उसके खेत उसके अपने थे, उसके खेत उसके अपने थे। और इस बात का उसको क्या था, अभिमान था, अभिमान भरा आंखों में इसका इसका अभिमान भरा आंखों में इसका, इसका किसका, कि वो उसके खेत अपने थे, वो अपनी मर्जी का मालिक था। कहानी प्रारंभ करते अपने खेतों का खुद मालिक था, एक आजाद किसान था, इसका अभिमान उसकी आंखों में भरा था कि वह अपने खेतों का क्या स्वयं मालिक है। तो यहां पर भी पूछा जा सकता सवाल कि इसका अभिमान भरा आंखों में इसका, इसका से यहां पर क्या मतलब है कि वह अपने खेतों का खुद मालिक था, इस बात का उसे क्या था, अभिमान था उसकी आंखों के अंदर। परंतु छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह किसका। परंतु आज उसे जो संसार है ना, ये भयानक विपत्तियों में, मुसीबतों में उसी प्रकार डूबता छोड़कर दूर हट गया है, जैसे कगार मझधार में डूब रहे व्यक्ति के पास तक नहीं पटकता। यानी नदी का ऊंचा किनारा
मझधार में डूब रहे व्यक्ति के पास से जो नहीं फटकता है, उसी प्रकार आज जो ये संसार है भयानक कष्टों में, विपत्तियों में, मेरी व्यवस्था के अंदर मुझे छोड़कर है जो दूर हट गया है, सदैव दूर है जो होता जा रहा है। कहने का भाव यहां पर यह है कि जब उस किसान पर क्या दुख आए ना, तब किसी ने उसकी मदद नहीं की, और यही होता है। छोड़ उसे मझधार, आज संसार, संसार से तात्पर्य जगत के जो लोग हैं जितने भी, कगार सदृश वह किसका किनारे पर छोड़कर है जो खिसक गए साहब, ये बात है। लोग है जो किनारे पर खिसक गए, एक तरफ हो गए उसे मझधार में छोड़कर। और मझधार किस मझधार में? विपत्तियों की मझधार में, मुसीबतों की मझधार में, इसके अंदर छोड़कर। कहने का भाव यह है, किसान पर दुख आए ना, तब किसी ने भी उसकी सहायता है जो नहीं, किसी ने भी मदद नहीं की, किसी ने भी कुछ सहयोग नहीं किया। आ गई बात समझ में यहाँ तक? चलिए आगे देखिए, आगे की 8 पंक्तियां देखते हैं। लहराते वे खेत दृगों में, हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रिन त्रिन से, आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। देखिए पंक्तियां, कितना दर्द है। और ऊपर वाली पंक्तियों में हम देखें तो जो अंधकार की गुहा सरी की आई थी, ये मैं बता दूं आपको, अंधकार की गुहा सरी की उपमा हो जाएगा यहां पर। और संसार कगार सदृश वह किसका, यहां पर भी उपमा हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान में रखना। और यह भी पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको व्याख्या में बता दिया है, कि किसान की आंखों की तुलना अंधेरी गुफा से की है, अंधकार की गुहा सरी की उन आंखों से। तो किसान की आंखों की तुलना किसे की? अंधेरी गुफा से की है। ये चीजें नोट कर लीजिएगा। अगले 8 पंक्तियों में इसका शब्दार्थ देखें। दृगों में, दृग यानी आंखें, दृगों में यानी आंखों में, ठीक है, दृगों यानी आंखों। हुआ बेदखल वह अब जिनसे, बेदखल करने का मतलब हो जाता है अधिकार से वंचित करना। बेदखल का क्या मतलब हो जाता है? अधिकार से क्या? अधिकार वंचित, अधिकार से वंचित। आंख का तारा यानी बहुत प्यारा, ये भी एक बार पूछा भी गया, आंख का तारा यानी बहुत प्यारा। कारकुनों, जरूर ध्यान में रखना, बहुत अच्छा है ये कारकुनों, बाकी तो इसमें साधारण है। कारकुनों का अर्थ होता है सूदखोरों और जमींदारों के कारिंदे, उनके काम करने वाले, सूदखोरों या जमींदारों के कारिंदे, जमींदारों के कारिंदे, ठीक है, जमींदारों के कारिंदे, ये ध्यान में रखना। अब यहां इसका भावार्थ देखते हैं। कवि क्या कहता है? किसान की आंखों में अब भी क्या है? उसके खेत जो लहरा रहे हैं, लहराते हुए खेत दृगों में, हुआ बेदखल वह अब जिनसे, कि उसकी आंखों में, उस किसान की आंखों में क्या, अब भी वो खेत जो लहलहा रहे हैं, उसकी आंखों में वो फसलें जो वो बोता था, वो जो बड़ी होती थी, वो जो चमक थी, वो सारी की सारी चीजें उसकी आंखों में लहरा रही है, अभी वो खेत लहरा रहे हैं। जिन्हें क्या हुआ बेदखल अब वह अब जिनसे, जिन्हें जमींदार ने उससे क्या कर दिया? बेदखल कर दिया, छीन लिया है। जमींदार ने उन खेतों से उसको बेदखल कर दिया है, फिर भी अभी तक उसकी आंखों में वो खेत क्या है? लहलहा रहे हैं। तो क्या होता है कि पुराने समय में जमींदारी जो युग था, उसमें किसानों को खेत के पट्टे पर दिए जाते, और जब वे जमींदार को लगा नहीं दे पाते थे किसान, तो जमींदार उससे क्या खेत है छीन लेता था वापस, यूं इस तरह का बेदखल कर देता था। तो वो उसके खेत छीन लिए गए हैं। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रिन तिन से। अब यहाँ पे आगे कभी कह रहा है कि जो उसके वो खेत छीन लिए हैं ना, छीन लिए गए, उनमें उगे हरे हरे जो तिनके थे, उन तिनकों की जो हरियाली में जो लहलहाते हरे भरे खेत थे ना, उनका एक एक तिनका हरियाली जिनके त्रिन त्रिन से, एक एक तिनके में उसके जीवन की हरियाली है, जो जीवन की हरियाली जो खिलखिलाती रहती थी। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रिन त्रिन से।
जो खेतों से, जिन खेतों से उसको बेदखल कर दिया गया है, उन खेतों के जो एक एक तिनका तिनका था ना, उस तिनके तिनके के अंदर भी उसके जीवन की हरियाली है जो खिलखिलाती रहती थी। तो हरियाली किसकी? जीवन की हरियाली है, जो किसान की जीवन की हरियाली है। मतलब वो किसान है जो खुश रहता था, यूं कहिए कि आप। ठीक है। अब उनके जमींदारों के कारिंदों ने जमींदारों ने किस प्रकार क्या अत्याचार किया वो देखते हैं आगे आगे वाली पंक्तियों में, कि आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। उस किसान पर जमींदार और जो महाजन थे ना, उन्होंने कैसे कैसे अत्याचार किए। कवि उन अत्याचारों को यहाँ पर वर्णन करता, क्या कहता है कि उस किसान की उन आंखों में जो वो अपना आंखों का तारा प्यारा बेटा हमेशा घूमा करता था, आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। आंखों का तारा किसान किसकी बात कर रहा है? अपने बेटे की बात कर रहा है, कि वो उसकी आंखों में घूमा करता था और उसको बहुत प्रिय था। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा, हमेशा उसकी जो छवि उसके सामने समाये रहती थी आंखों में बेटे की, वो भरी जवानी में ही जमींदार थे, जो साहूकार थे, उनके जो लठे थे, उनके जो कारिंदे, जो नौकर थे ना, उनकी लाठी से क्या उसको मार डाला गया था। और ये सारा का सारा कुछ दृश्य जो भूल नहीं पा रहा। यानी कि कह सकते हैं हमें कि खेत पर जो झगड़ा हुआ था, जो लड़ाई दंगा हुआ था, उसमें उन लोगों की वजह से, जमींदारों कारिंदों की लाठियाँ चलाने की वजह से जो उसका इकलौता बेटा था किसान का, वो मार डाला गया उनके। और वो किसान निराशा की स्थिति में अब सब यही सोचता रहता है। आ गई बात समझ में? तो कवि की किसान की दीन दशा का वर्णन तो हो ही रहा है यहाँ पर। त्रिन त्रिन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और आगे देखते हैं आगे की पंक्तियां। देखिए, बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रहे आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। शब्दार्थ देखिए, विशेष यहाँ पर ऊपर कुछ है नहीं। महाजन ब्याज कोड़ी, कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। बर्द यानी बेलों की, आपने बोला बड़द, बर्दों यानी बेलों की जोड़ी, बर्दों यानी बेलों की। उजरी यहाँ पर बोलते हैं उजरी, उजड़ी, सफेद। उजरी उसके सिवा किसे अब, उजरी यानी सफेद गाय के लिए आया यहाँ पर, उजरी सफेद गाय। ठीक है। पास नजदीक, दुहान यानी दूध दुहने के लिए, दुहान यानी दूध दुहने के लिए। आप लोगों में से कई लोग दूध निकालते होंगे, दूध निकालते हुए देखते होंगे। उजड़ गई यानी नष्ट हो गई है। अब देखिए, इस जो अपने ये जो गद्यांश है, ये जो पंक्तियां हैं, इसमें कवि वर्णन करता है क्या, कि बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कोड़ी छोड़ी। किसान को कर्ज लेने देने वाले जो वो निर्दयी था, साहूकार था, उसने क्या, उस पर उसका जो सारा घर है, वो द्वार है जो बिका दिया घर द्वार। उस साहूकार ने उसका जो घर द्वार है वो भी बिकवा दिया, और ब्याज की महाजन ने न ब्याज की कोड़ी छोड़ी। तो साहूकार ने उसका घर द्वार बिकवा दिया सारा का सारा, और उस पर क्या, ब्याज की एक कोड़ी तक है जो न छोड़ी, कुछ भी नहीं छोड़ा। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। साथ साथ में ये और हो गया कि उसकी आंखों में उसकी जो अपनी वह बैलों की जोड़ी थी ना, वो भी रह रहकर कसक पैदा करती है, एक दर्द सा देती है, जिसे क्या साहूकार ने, या यूं कहें कि जमींदारों ने कुर्क करवा दिया, यानी कि उससे छीन लिया साहब। अब वह किसान यही सब सोचता रहता है, सारा कुछ उसके खोपड़े में दृश्य चलता रहता है कि घर द्वार बिक गया, महाजन ने ब्याज की एक कोड़ी भी नहीं छोड़ी, और जो उसकी बैलों की जो जोड़ी थी उसको भी कुर्क करवा दिया, उसको भी छीन लिया। ये सब सोचता रहता है। और उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आती थी, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती।
आगे कवि निराश हुए, उस किसान की करुण कथा जो है, उसकी जो स्थिति है, दारुण स्थिति, उसकी जो मन की व्यवस्था है, उसको प्रकट करता हुआ कहता है, आगे बढ़ाता उस कहानी स्टोरी को, इस कहानी को आगे बढ़ाता हुआ क्या कहता है कि उसकी उजरी नामक सफ़ेद गाय उसके अलावा किसी और को दूध भी तो नहीं देती थी, किसी और को दुहाने पास भी तो नहीं आने देती थी। उजरी उसके सिवा, उजरी यानी उसकी जो किसान की सफ़ेद गाय है उसके लिए आए, ध्यान में रखना, उसके सिवा यानी उस किसान के सिवा किसी और को पास दूध देने के लिए, दुहाने के लिए भी नहीं आने देते थे, दूध निकालने के लिए भी दूसरे आदमी को नहीं आने देते थी। आहा आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख के कहती। अब उसकी आंखों में वो सुख भरी जो खेती थी, जो सुख के दिन थे ना, वो सारे के सारे उजड़ गए, और उसकी आंखों में हरदम वही दृश्य है जो चलते रहते हैं पहले वाले ही। आगे देखिए, बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। आगे की और पंक्तियां देख लीजिए, साथ में कर लेते हैं इन पंक्तियों को। खेर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आँखों में, क्षण भर एक चमक है लाती, तुरत सुनने में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती, तीखी नोक सदृश बन जाती। देखिए भावार्थ, देखिए उस किसान की इतनी दारुण अवस्था का यहाँ पर चित्रण किया, माफ करें, चित्रण किया गया है कि बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर। कि बिना दवा दर्पण यानी बिना दवाई के, बिना इलाज के वजह से दर्पण के घरनी, घरनी हम कह सकते हैं यहाँ पर घरवाली या पत्नी, किसान की जो घरवाली थी, जो पत्नी है, वो बिना इलाज की वजह से, बिना दवा दारू की वजह से क्या बीमार पड़ने पर क्या स्वर्ग चली गई। और स्वर्ग चली गई यानी उसका स्वर्गवास हो गया साहब, स्वर्ग सिधार गई, देहांत हो गया। इसी बात से उसकी आंखें हैं जो भर आती है साहब। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और अब उसकी पत्नी के मर जाने पर उसकी दूध मुही जो बेटी थी 2 दिन बाद ही दूध मुही जो बेटी थी, अब देख रेख करने वाला कोई था नहीं, तो ठीक तरह से देखभाल नहीं हुई उसकी, तो उसके कारण वो भी चल बसी। यानी कि कह सकते हैं किसान के पास पैसा नहीं था, पैसा नहीं होने की वजह से, उसकी स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से अपनी पत्नी और छोटी सी बेटी को भी मरने से जो नहीं बचा सका, ये स्थिति हो गई थी साहब। कि घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। जो किसान, उस किसान, दुखी किसान जो था, उसके घर में उसके जो स्वर्गीय पुत्र था, उसकी विधवा बहू ही है जो बची रह गई थी। घर में विधवा रही पतोहू, घर में कौन बची थी? केवल विधवा पतोहू, यानी कि जो उसका बेटा पहले ही खत्म हो गया था, जिसको लाठी से पीट पीट के जमींदारों कारिंदों ने मार दिया था, अभी हमने देखा था प्रवर्णन। उसकी जो पत्नी थी, बेटे की पत्नी यानी पतोहू, वो ही बची रह गई थी। और उस दुखिया बहू को भी अत्याचारियों के हाथ जो पड़, जिस तरह से अपने प्राण गंवाने पड़े, उसकी मार्मिक घटना का यहाँ पर वर्णन कर रहा है कि लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने पकड़कर मंगवाया उसको, और डूब कुएं में मरी एक दिन। और क्या, जो पतोहू थी, बेटे की पत्नी थी, उसका भी यह हाल हुआ कि उस किसान के घर में उसकी जो विधवा पुत्र वधू थी, वो स्वभाव और गुण रूप में तो लक्ष्मी थी, हालांकि लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, स्वभाव अच्छा था, गुण रूप में लक्ष्मी थी, लेकिन वह अपने पति की हत्यारिन भी थी। ठीक है, अब यहां पर क्या हम कह सकते हैं ना, आप लोगों से कहते सुनते होंगे कि इस घर में तो ये आ गई है, जो किसी की डेथ हो जाती कि ये तो पत्नी ऐसी आई थी कि अपने पति को ही खा गई साहब। इस प्रकार के आपको समाज के अंदर सुनने को मिल जाएंगे, बाहर के लोग ऐसे कहते रहते हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पर कवि ने इस लोक की मान्यता का जो लोग कहते हैं उसका उल्लेख किया है। तो उस किसान क्या, इस कारण उस बहू को क्या
पति घाती ने जो समझा जाने लगा, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी। तो लोगों के ताने देने से, पति घातिन समझने की वजह से एक दिन क्या कोतवाल ने उसको बुलाया, बहू को अपने आप पर पकड़ कर मंगवा लिया कि लाओ उसको। तो पहले तो उसके साथ में बलात्कार किया और बाद में अपने सतीत्व कि नष्ट हो जाने की लज्जा के कारण वह कुएं में डूब मर गई। कोतवाल उसे पकड़ कर बुलाता है, उसके साथ में गलत व्यवहार करता है और उस लज्जा के मारे वो अपने सतीत्व जो उसका नष्ट हो जाता है, उस लज्जा के मारे वो क्या कुएं में डूब कर जो मर जाती है। और वैसे ही जैसे कि ऊपर लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन लक्ष्मी तो थी वो लेकिन समाज में लोग कहते हैं ना फिर कि ये तो पति घातिन आते ही खा गई इसको, उन मान्यताओं की वजह से परेशान थी, दुखी थी। फिर कोतवाल ने पकड़ कर मंगवाया, उसके साथ अश्लील व्यवहार किया, सारा कुछ किया और इस लज्जा की वजह से वो भी है जो पतोई भी एक बची थी वो भी कुएं में डूबकर मर गई साहब। आगे देखिए, खेर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। यहां पर क्या ऊपर वाली पंक्ति जो दवा दर्पण है, पहली पंक्ति जो थी दवा दर्पण जो आया यहां पर बिना दवा दर्पण, दवा दर्पण में कौन सा अलंकार होगा कमेंट करके बताइएगा। सारे अलंकार पढ़ा दिए थे, चलो बता देता हूं, अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। खेर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। यहां पर जोरू, जोरू कहते हैं पत्नी को, शब्दार्थ में देख लिए, जोरू कहते हैं किसको, पत्नी को कहते हैं। सांप लौटते यानी सांप लौटते कह सकते हैं जलन होना, सांप लौटते यानी जलन होना, ठीक है, सांप लौटते यानी जलन होना। तो फटती छाती यानी बहुत अधिक दुख होना, फटती छाती यानी बहुत अधिक दुख होना। और आगे हम देखें, पिछले सुख स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। यहाँ पर शून्य कहते हैं आकाश, शून्य कह सकते हैं आकाश, चितवन यानी चितवन का हो जाएगा यहाँ पर जैसे दृष्टि, चितवन यानी दृष्टि। अब यहाँ पर पुत्र वधू के मर जाने पर किसान क्या सोचता है, पुत्र वधू के मर जाने पर किसान क्या सोचता है कि खैर औरत तो पैर की जूती के समान होती है और पैर की एक जूती फट जाए ना, दूसरी बदल कर दूसरी पहन ली जाती है। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, तो दूसरी पहन ली जाती है। यानी कि यदि उसका पुत्र है जो, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटते जाती। यदि उसका पुत्र जीवित होता ना तो पुत्र वधू के मर जाने पर तो उसकी शादी कर देता, दूसरी ले आता पुत्र वधू तो। लेकिन इसी प्रसंग के आने पर क्या, जो उसका बेटा जवान मर गया ना, पर जवान लड़के की सुध कर, सुध यानी याद कर, उस जवान बेटे लड़के की याद कर करके उसको स्मरण कर करके उसकी छाती जो फटने लगती है, छाती फटने से तार उसको और दुख होता है, उसकी छाती पर सांप लौटने लग जाता है। यानी कि बहुत कष्ट का अनुभव होता है कि वो जिंदा रहता तो दूसरी आ जाती कोई बात नहीं, लेकिन वो तो पहले ही चला गया, ये दुख और हो जाता और ये भी चली गई है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। कि पिछले जो सुखों की स्मृतियां हैं, जो जो जीवन के अंदर सुख थे, बीते दिनों को जब किसान याद करता है, उसको याद आती है तो एक बार तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, बहुत प्रसन्न हो जाता है वो, परंतु तुरंत ही उसको आंखों में क्या चमक है जो बुझ जाती है। तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तुरंत उसकी आंखें जो दृष्टि है जो गड़ जाती है शून्य में, बिल्कुल आकाश में, एक तरफ टकटकी लगाकर वो आकाश में देखता है और देखता ही जाता है कि वो जीवन कहाँ गया जो बिल्कुल अच्छा था, सुंदर था, चारों तरफ सब कुछ ठीक था। आसमान में देखता रहता है टकटकी लगाकर, शून्य में गढ़ वह चितवन, शून्य में मतलब अपनी दृष्टि गड़ा देता है आकाश में दृष्टि। कई बार दुखी आदमी होता है ना, आसमान की ओर देखने लगता है कि यार क्या हो गया, वो दिन थे, काश वो दिन ये थे, वापस आ जाते ऐसा। तो वो भी ऐसा ही सोचता है और तीखी नोक सदृश बन जाती, और जो उसकी दृष्टि जो है आकाश में जो गड़ती है बिल्कुल, वो इस तरीके से प्रतीत होती है, इस तरीके से लगती है उन्हें, उसके जीवन में एक तरह की शून्यता से छा जाती है बिल्कुल। और पिछले जो जितने भी गुण थे, जो यादें थी, वो उसके हृदय में क्या एक तरीके से कांटे की तरह तीखी नोक के समान गड़ती है साहब। पिछले जीवन के अंदर जितनी भी यादें थी उसकी, अच्छी यादें जो भी, वो हृदय में कांटे की तरह क्या तीखी नोक के समान गड़ती है और पीड़ा होती है उसे। यानी कि उसकी सारी स्मृतियाँ उसके लिए क्या दुखदायी बन जाती है, उसकी सारी स्मृतियाँ
तीखी नोक सदृश बन जाती है। तो तीखी नोक सदृश कौन सी क्या चीज़ बन जाती है? उसकी सारी स्मृतियाँ। ध्यान में रखिएगा, क्या? सारी स्मृतियाँ जो तीखी नोक सदृश बन जाती है। तो ये था अपना तो तुरंत सुनने में यहाँ पर आया ना, गढ़ जाती है वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। ये सारा का सारा मामला था साहब। तो कैसा लगा ये पाठ? कमेंट करके आप बताइएगा। प्रयास किया आपको एक एक चीज़ अच्छे से स्पष्ट करने को। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, आपको सभी दोस्तों को शेयर करना है, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़कर इसका लाभ ले सके, फ़ायदा उठा सके। निःशुल्क रूप से ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का कंप्लीट पाठ्यक्रम यहाँ पर होगा। और पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर लेना। शब्दार्थ में वैसे तो मैंने बता दिया, फिर भी पाठ में जो दिए हुए देख लो। सरीखी यानी समान, दारुण यानी घोर, निर्दय कठोर, चितवन यानी दृष्टि, बेदखल हिस्सेदारी से अलग करना, कारकुन जमींदारों के कारिंदे, कुर्क नीलामी, बर्दो यानी बैलों, घरनी यानी घरवाली या पत्नी। तो अध्याय था, लाइक कर दो, शेयर कर दो। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश सिंधी नाम से, जिस पर 3600 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी है, जिसका नाम है दूसरे यूट्यूब चैनल का आदि की आवाज़। अगर आप किसी भी कारणवश से डिमोटिव रहते हैं तो आदि की आवाज़ यूट्यूब चैनल है, जिस पर पढ़ाई से संबंधित और जीवन से संबंधित मोटिवेशनल वीडियो में डालता रहता हूँ। तो वहाँ पर जाएँ, चैनल पर वीडियोस देखें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और निरंतर सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहें। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।